ओवरऑल यहाँ जितने 56 लोग हैं हम आज उनसे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जेन्युइनली मैं बताऊं तो इस बार मेंटरशिप में, ठीक है, मैं खुद शॉक हूं, अब पता नहीं ये शॉकिंग तो होगा ही मेरे लिए, ठीक है। पिछली बार सिमिलर आखिरी आते आते ना हम लोग 150 का बैच कर ही देते हैं, ठीक है। मतलब कितने भी हमारे पास तुम आ जाओ, हमारा मेंटरशिप से भगाने का रेशियो सबसे ज्यादा है, ठीक है। कुछ तो अपने से भी गाली देके चले जाते हैं, इतने भी अच्छे हम लोग नहीं है, लेकिन हाँ 150 जूनियर्स हम लोग एंड तक होल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये 150 वो होते हैं जो भाई लेकिन तमीज से पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब तमीज से मतलब कितनी भी डांट वाट दे दो, मार फटकार दे दो, रहेंगे यहीं पे, ठीक है। तो अब इन 150 में से पिछली बार 24 में हमें 25 का लगभग 20 से 25 का लगभग सिलेक्शन श्योर लगा था, ठीक है। फिर हमारा स्कैम आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से 10 से 15 ही जा पाए अपने मेडिकल कॉलेज तक, ठीक है। लेकिन इस बार ये सारी कहानी थी हमारी 24 की, ठीक है। ये कहानी थी नीट 24 की। बट इस बार की अगर बात करें तो फिर हमारे पास 150 जूनियर्स का बैच है, ठीक है। और इस बार भी हमें 25 नहीं, हमें सीधे 50 का उम्मीद है। मेरे लिए भी शॉकिंग है, ठीक है, बट जिस हिसाब से मैंने मेजर किया था, ठीक है, 50 जूनियर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली 100% बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक मस्त जीएमसी तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब 50 जूनियर्स, ठीक। अब देखते हैं कि इन 50 में से कितने लफंडर आके बोलते हैं कि ओएमआर गलत हो गया, तो एंजाइटी हो गया, तो एग्जामिनर ने पेपर नहीं दिया, तो वॉमिट हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। जो कि जेन्युइन होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा बहाने होते हैं, लेकिन एक हो जाता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इस 50 में से कितने गायब होंगे, बट इतना फॉर श्योर है कि अगर ये 50 अपना 100% इस 30 दिन दे दें, ठीक है, तो भाई डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वो 50 कौन है? आप हैं। इस 50 को हम काट के 55 का नंबर कर देते हैं और कुछ दिन में 60 हो जाएगा। तो लगभग 55 से 60 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनको एफर्ट मारने की जरूरत है, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब का सिलेक्शन का जो मोटी मोटा क्राइटेरिया होता है वो बन रहा है। अब ना ले पाए तो हमारी और आपकी गलती होगी कि हम नहीं ले पाए, ठीक है। कुछ चीजें जो अभी फुल सिलेबस आप लोग दे रहे हैं, सबसे पहले याद दिला दूं डूज एंड डोंट, उसके बाद हम बाकी चीजों पे आएंगे, ठीक। पता तो होंगे ही आपको, स्टिल मैं बता देता हूं, ये अंतिम सत्य है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। आप बहुत स्मार्ट बन के ये मत सोचिएगा अरे ये डूज एंड डोंट तो मेरे लिए अप्लाई होते ही नहीं है, सबके लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डूज एंड डोंट है नो न्यू कंटेंट, ठीक है, काइंड ऑफ थ्योरी के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई सोर्स देखते हो, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं कहीं हो रही है वो देख लेते हो, सही है। नो न्यू कंटेंट फॉर थ्योरी, अगर इसको सीधी भाषा में मैं बोल दूं, ये थोड़ा सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, इसको काट के मैं लिख दूं नो वन शॉट वीडियो, ठीक। सबसे पहला रूल है फुल सिलेबस देने वालों के लिए, डाउट बाद में ले लेंगे, ठीक है, अभी इधर आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट नो वन शॉट वीडियो, ठीक। क्योंकि जितनी बार आप वन शॉट वीडियोस पे जाओगे, जितनी बार आप ये सोचोगे कि ये वन शॉट से मेरा चैप्टर पूरा तैयार हो गया है, ठीक है, उतनी बार आपका वो शॉर्ट टाइम के लिए एक सेटिस्फैक्शन होगा, लॉन्ग टर्म में आप फिर से भूल जाओगे। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है तो जरा याद करो कि जब आपने लेक्चर्स देखा था तो आपका क्या हाल हुआ था, सिमिलर कि हाँ हाँ सब आ गया, ठीक। तो ये मेमोरी लॉन्ग टर्म नहीं कन्वर्ट होती है बिकॉज यू कैन नॉट रिपीट। दिक्कत इसमें नहीं है, वीडियो में दिक्कत है कि वी कैन नॉट रिपीट। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे कहीं कहीं एक आधे चैप्टर पे हमें वन शॉट जाना पड़ता है, वो बात की बातें हैं, बट ऑल द चैप्टर्स की हम लगे पड़े हैं वन शॉट से रिवीजन करने में, ठीक है। हम लगे पड़े हैं वन शॉट थ्योरी के लिए वन शॉट करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा डूज एंड डोंट, ठीक है। आई नो आपको लग रहा था ये बेसिक बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार मैं फिर से आपको एक चेकलिस्ट दे दूं कि आपका डूज डोंट क्या है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। नो न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली बता रहा हूं। अब तक क्या किया छोड़ दो, साइड, ठीक। आज तक क्या किया था, साइड। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर लास्ट 30 डेज, वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 30 डेज, ठीक। आप भूल रहे हैं शायद, आप अप्रैल में घुसने वाले हैं, ठीक, आप अप्रैल में घुसने वाले हैं। यू हैव ओनली 30 डेज, कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 30 दिन। 30 दिन के बाद आपकी जिंदगी एक OMR सीट पे होगी। या तो आप आके रिग्रेट करते रहोगे, काश 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 काश, ये वो, या कर डालो, कर डालो जितना है दम, जितना मर सकते हो खुद को मार डालो। योर लास्ट 30 डेज, और हर एक 30 डेज, हर एक मिनट 30 डेज का एक अंदर से बस होनी चाहिए भूख सिलेक्शन की, एक्साइटमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचने की, ठीक, एक हल्का सा नर्वसनेस, एक हल्की सी फियर, एक हल्की सी सेल्फ डाउट जो और करने पे मजबूत करे। बट वो फियर, वो सेल्फ डाउट, वो डीमोटिवेशन इतना नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो करना पड़ेगा, नहीं होगा तो करना पड़ेगा, ठीक। तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन, अब तो 200 क्वेश्चन नहीं है, एनटीए वाले बवाल है, दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं। 180 क्वेश्चन तुम लोग भी याद रखना, 200 क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास। 180 क्वेश्चन प्लस उन 180 क्वेश्चन का आंसर, ठीक, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है, A, B, C और D। बात है दो चीजों की, सिर्फ दो चीजों की। कौन सी बात है? इन 180 क्वेश्चन के 180 आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है इन लिमिटेड टाइम एंड 100% एक्यूरेसी। बस ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, यही मेन आपके पास मोटी मोटा गेम है 30 दिन के लिए, ठीक। तो अब नो न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स, क्यों? क्योंकि जो अब तक किया है उसको ही रिपीट करना है। हमेशा याद रखो, जब भी दिमाग इधर उधर भूले, कुछ भी करो, एक दीवार पे वर्ड टांगो, क्या मैं इसको रिपीट कर पाऊंगा? ये वर्ड डालो अपने दीवार पे। इस आखिरी के 1 महीने में ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिसको आप रिपीट ना कर पाओ, चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक। वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं करना है जो आप रिपीट ना कर पाओ। अभी तक जो किया है वही करेंगे और अपने घर को लौटेंगे। हमारा घर क्या है, फिर से याद दिला दे रहा हूं, आपका बनाया हुआ नोट्स, जो कि डिटेल में अब बस बीच बीच में जब क्वेश्चंस को इत्मीनान से घुस के देखना होगा तब काम आएगा, अदरवाइज इसको बोरे में डाल दो, बोरे में डाल के बिस्तर के नीचे रख दो, बिस्तर के नीचे, ठीक। डिटेल नोट्स, टाटा बाय बाय, ठीक। ये कब काम आएंगे? जब हमें घुसना होगा डिटेल में अपने नोट्स के, इनकरेक्ट करने अटेम्प्ट के थ्रू, अदरवाइज इनको साइड रहने दो, ठीक। इसका बेटे को लाओ, शॉर्ट नोट्स, बस ये तुम्हारी जिंदगी बचाएगा, ठीक है, बस ये तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। तो तुम्हारे सबसे पहला कंटेंट नोट्स, जिसका शॉर्ट नोट तुमने कन्वर्ट किया है, ये। उसके बाद घर को लौटते हैं, हमारी एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट में, ठीक, पीसीबी, ठीक। आपने हर साल 2 सालों से लगभग देख रहे हो, फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन, इस लाइन से, इस डायग्राम से, इस पैराग्राफ से, फलाना ढमकाना, ठीक। लेकिन हम उस टाइम सोचते हैं अरे काश एनसीईआरटी ही पढ़ लेता, ठीक, लेकिन नहीं, पढ़ते नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरा PYQ, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एनटीए वाला चाचा 2019 से लेके 24 तक अपना स्कैम कर रहा है, ठीक है। इतना तो मस्ट है, इसके आगे पीछे भी जा सकते हो, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। PYQ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक आपने कितनी मिस्टेक करी थी इससे पहले, पूरे साल भर प्रिपरेशन में 365 दिन पता नहीं क्या क्या मिस्टेक हो रहा था, फलाना ढमकाना मिस्टेक कॉपी बनी, ठीक है, सब अच्छा था। वो काइंड ऑफ कुछ चीजें इसीलिए कराई जाती हैं कि आप उस प्रोसेस को समझ पाओ और वहां तक पहुंच पाओ।
अब मिस्टेक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? सिर्फ FST की। क्या ध्यान रखा? मिस्टेक्स किसकी इंपॉर्टेंट है? FST की। ठीक, और क्वेश्चन किसके इंपॉर्टेंट है? अब नए क्वेश्चन किसके इंपॉर्टेंट है? नए क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। ठीक, ये प्रैक्टिस कहां से होगा? FST। खत्म। ठीक, तो फिर से समझा दे रहा हूं, थोड़ा घर को लौटते हैं, अपने आप को ऐसे समेट लेते हैं। क्या कि भाई जो डिटेल नोट्स है उसको तभी यूज करेंगे जब हमारा मामला बहुत उलझ जाएगा। ठीक, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स हमारा जान बचाएगा, एनसीईआरटी पीसीबी की जान बचाएगी। ठीक, पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 से लेकर 24 तक का नॉर्मल, उसके आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिस्टेक्स दुनिया भर की रखने के कोई मतलब नहीं, पढ़ नहीं पाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा एफएसटी की मिस्टेक्स ध्यान रखो, उन पे काम करो, और न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी होगा वो होगा एफएसटी का। पहले ये मोटी मोटी चीजें ध्यान रखो। ठीक है, अभी मैं सब कुछ स्ट्रक्चर में डालूंगा। ठीक है, तो कुछ डूज डोंट और बताते हैं। ठीक, अभी तक हमने दो देखे। क्या? एक तो न्यू कंटेंट, मतलब कोई भी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरा, नो न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा, 79 चैप्टर्स इज नॉट योर सिलेबस। हाँ, तुम लोग सोचे सर स्कोर इंप्रूवमेंट का बताओ, फलाना फालतू ध्यान दे रहे हो बैठ के। देंगे, रुक जाओ, बांधने दो थोड़ा मोमेंटम को। 79 चैप्टर्स तुम्हारा सिलेबस नहीं है। ठीक, तुम्हारा सिलेबस है इन 79 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला सिलेबस क्या है तुम्हारा? इन 79 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा तुम्हारा सिलेबस क्या है? तुम्हारे वीक टॉपिक। ठीक, समझ गए? ये है तुम्हारा मेनली दो सिलेबस, ना कि 79 चैप्टर्स फॉर 30 डेज। ये सारी बातें सिर्फ 30 डेज के लिए हो रही है। ठीक है, ये सारी बातें 30 डेज के लिए हो रही है। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स पे ही पहले फोकस करना है। पहली प्रायोरिटी ये है, जब ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक, तब हम इधर भी आएंगे। ठीक, तब तक ये वीक वाला इसमें भी तो मर्ज है इंपॉर्टेंट वाले में। ऐसा थोड़ी कि इंपॉर्टेंट वाला सारा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट वाला तो पहले वीक होगा ना, तो पहले इंपॉर्टेंट वाले के वीक सही करेंगे और फिर बाकी जो रिमेनिंग वीक है उन पे आएंगे। ठीक है, वो भी तमीज से। अभी क्या है ना, अभी रिपीटेशन मैटर करता है। अभी रिपीटेशन मैटर करेगा, तो आप अगर सोचोगे 79 चैप्टर्स को इक्वली रिपीट करते रहे, तो ना आप बस उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, मतलब एक चीज समझना है, जब 79 चैप्टर्स को आप इक्वली रिवाइज करते जा रहे हो, शॉर्ट नोट्स को पलटते जा रहे हो, फास्ट, ठीक है, या एफएसटी देते जा रहे हो, तो समझो ना ये बर्फ है। ठीक है, ये समझो एक बर्फ है। ठीक है, आइस ब्लॉक है। अब इस आइस ब्लॉक को बड़ा करना है, मतलब ये 500 नंबर है, अब इसको 600 पे करना है। एक तो ये पिघलना नहीं चाहिए, दूसरी चीज इस पे एक और एड ऑन होना चाहिए, ये बड़ा होगा। ठीक, तो पिघलने से बचाने के लिए क्या है? सेम चीजों को रिपीट करते रहो, शॉर्ट नोट फास्ट रिपीट करो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, बट इसको बढ़ाने के लिए तुम्हें स्पेसिफिकली वीक टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक, दोनों चीज बेकार है अगर नहीं करोगे तो। ठीक है, तो कुल मिला के अभी मेन जो आपका बात फंसा था कि स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें, अभी हमें पता है कि हम कितने नंबर पे हैं। ठीक है, बट स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें, वो है आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को काम करो। कैसे करना है वो सब इत्मीनान से बता के जाएंगे, लंबी मीटिंग। ठीक, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम इतने तड़फड़ा क्यों रहे हैं, समझ लेते हैं। आप लोग बताना आपका क्या है कीवर्ड इसमें। ठीक है, आप लोग बताना कि आपके कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको काम चलाऊ बना रहा हूं। ठीक, सब लोग अपने एफएसटी के डिटेल्स निकाल लो। अच्छा, कुछ लोग को ना एनालिसिस करने में मौत आती है। ठीक, उनसे 2-3 घंटे में जैसे मैंने बताया वैसे एनालिसिस नहीं होती, तो आगे का क्या ही बताऊं फिर। मोस्ट कॉमन सी चीज है कि या तो इस 5 एफएसटी में
ठीक, ये पहला सेट है तुम्हारा, फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, ठीक, ये थर्ड सेट। अब तुम कितना कर पाओगे तुम्हारी पोटेंशियल पे है। ये फोर्थ सेट, ठीक है। अब 40 एफएसटी कर पाओ बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पहले 5 टेस्ट और कभी कभी ये आखिरी के 5 टेस्ट, इसको दूसरे कलर से कर लूंगा, ये आखिरी के 5 टेस्ट, ठीक। एक तो ये रेशियो देखने को मिलता है, या तो किसी किसी का ये पूरा पूरा 10 टेस्ट ले लेता है। क्या, वो समझाता हूं। ये पूरा पूरा क्या करता है, आपको सिमिलर नंबर दिखेंगे, 400 कुछ कुछ कुछ, 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 यहां से हो सकता है 500 में आ जाए, फिर 500 कुछ कुछ, 500 कुछ कुछ, 500 कुछ कुछ, 500 कुछ कुछ, 500 कुछ कुछ। कभी कभी किसी का 10 के 10 टेस्ट में 400 का सीक्वेंस आता है, फिर आखिरी के 10 में यहां से फिर 500 में कन्वर्ट होता है, दूसरे का यहीं से 600 में कन्वर्ट हो जाता है। मुद्दा इज दैट, क्या आप अभी ये बता सकते हो सिंगल वर्ड में आपका रेशियो क्या है? 1 2 3 4 5, जितने भी एफएसटी आपने दिए हैं, आप कहां तक पहुंचे हैं गिनती में? 200 की रेंज में है, 300 की रेंज में है, 400 की रेंज में है, 500 की रेंज में है, 600 की रेंज में है। आगे वाला नंबर बस वही मैटर करेगा, ठीक है। 5 5 4, ठीक है, फेयर इनफ। अब देखो कि क्या 5 टेस्ट के बाद नंबर चेंज हुआ है? 5 या 10, जिन्होंने 5 या 10 दे दिया, देखो क्या नंबर चेंज हुआ है। अगर यहां 2 का रेशियो था या 3 का था या 4 का था, तो क्या यहां 5 6 और 7 का रेशियो बना है? इट कैन बी कुछ भी। आगे वाला नंबर इंप्रूव होना चाहिए। जो एकदम 600 पे पहुंच चुके हैं, दिशा आपका जो गर्दन हिला मैं समझ रहा हूं, ठीक है। 600 के बाद वो 600 तक एंड तक रहेगा, ठीक है। वो 7 में अचानक से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अब आपका जब 600 में पहुंच गए हो, तो आपको पीछे वाला नंबर ध्यान रखना, 650 640 680 ऐसे, ठीक है। ये बाकियों के लिए हो रही है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम 5 टेस्ट में अपने नंबर को नहीं बदल पाए, मतलब अगर हम 5 टेस्ट शिद्दत से दिए, ठीक है, 200 से 300 नहीं हुआ, या 300 से 400 नहीं हुआ, 400 से 500 नहीं हुआ, चलो 5 टेस्ट तो हम ट्रायल में ऐसे ही बोल देते कि 5 टेस्ट देके फिर मेरे पास आ, ठीक। अब आते हैं आखिरी वाले 5 में। तो इस आखिरी वाले 5 में हमारा ये 2 3 4 जो भी रेशियो चल रहा था, क्या +1 से बढ़ा? क्या +1 से बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो सोचने वाली चीज है, ठीक। इसको साफ साफ समझाता हूं कि फर्स्ट 5 एफएसटी में तुम्हारा जो भी नंबर था, 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग का, ठीक, इसके जस्ट सेकेंड 5 एफएसटी में, ठीक है, +1 के साथ इंक्रीज होना चाहिए था, +1 के साथ इंक्रीज होना चाहिए था। हाँ, किसी एक टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि एलएन में आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है कि नहीं, दोनों में नहीं आएगा। आप याद रखना कि जो भी आप एफएसटी फॉलो कर रहे हो, उसकी कंप्लीट सीरीज को फॉलो करना होता है, उसकी कंप्लीट सीरीज को फॉलो करना होता है। दूसरी बात, उसके सीरीज में आपको देखना है कि ये फर्स्ट 5 एफएसटी में जो भी आप यहां पे स्कोर कर रहे थे फर्स्ट डिजिट वाला नंबर, वो क्या सेकंड 5 एफएसटी में +1 के साथ इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये पूरी चांसेस है कि वी आर नॉट लाइक वर्क ऑन वीकनेस जो है ना, वो हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, ठीक। मतलब हम परफेक्टली उस जगह पे हथौड़ा नहीं मार रहे जहां पे हमें मारना चाहिए था, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 5 एफएसटी दे दिए, ठीक है, फेयर इनफ। 5 एफएसटी हम रैंडमली भी देने के लिए बोलते हैं, धड़ाधड़ दे दो, पता रहे औकात कितनी है। लेकिन ये जो 5 एफएसटी है, चलो मान लेता हूं कि 6वें में नंबर नहीं इंप्रूव हुआ, 7वें में नहीं हुआ, 8वें में नहीं हुआ, 9वें में नहीं हुआ, अरे 10वें में तो जाना चाहिए था 200 से 300 या 300 से 400 या 400 से 500 या 500 से 600। और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर मेरा ना 400 तक आ रहा था, अभी ना 450 प्लस हो गया, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 100 नंबर का ही छलांग आ जाएगा 5 टेस्ट में, सबकी अपनी अपनी रेट होती है। मुद्दा इस दैट बढ़ रहा है, ठीक है। ये फाइंड आउट किया आप लोग, किसको किसको लग रहा है नहीं बढ़ रहा है। जिनको लग रहा है 10 फुल सिलेबस टेस्ट हो गए और जेन्युइनली नंबर्स में चेंज तो नहीं है, चैट में बता दो, ठीक है। फिर वी विल डिस्कस इन डिटेल। नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आपको अभी समझाऊंगा कैसे करना है, और उसको उसमें भी डिस्कस करना होगा, ठीक है। और सबसे पहली चीज, ऐसे चार्ट बना के रखिए, ठीक है। और जिनका नहीं बढ़ रहा है, सोच लो कि अब और फुल सिलेबस देना है,
ठीक है, सोच लो कि और फुल सिलेबस देना है, और जिनका बढ़ रहा है ठीक है उनको तो देना ही है। ठीक, क्यों? क्योंकि एकमात्र तरीका है। एक चीज बताओ, अभी तक तुम लोगों ने इतना पेपर दिया, तुम्हें लगता है कि एफएसटी कुछ भी नुकसान करता है तुम्हारा? फुल सिलेबस क्या 1% भी नुकसान करता है? नहीं करता है। दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं हम सही डायरेक्शन में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा शायद फोकस ऐसे हो गया है, हमारा शायद फोकस ऐसे हो चुका है, उसको एकदम फोकस करने की जरूरत है। या दूसरा मेन रीजन हो सकता है, या हमारी स्ट्रॉन्ग चीज जो हमारी अपनी थी, अपना बंदा, तुम लोग के लिए बंदी, ठीक है, अपना बंदा या अपनी बंदी मतलब बायो, वो धोखा दे रहा है। अगर 5, 6, 8 टेस्ट के बाद भी नंबर में चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अपना बंदा या अपनी बंदी यानी बायोलॉजी धोखा दे रहा है। मतलब वो 300 घुसने नहीं दे रहा है, वो 280 से भी नीचे जा रहा है। क्या ऐसा है? ठीक है, कुछ तो होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो कुल मिला के अब जो 30 दिन बचे हैं, इसमें जितने एफएसटी आप दे दो उतने कम है। ठीक, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखें। मार्च एंड तक ये जो 3-4 दिन बचा है, इस दिन हम लोग ऐसे खेलेंगे, मतलब दूध भात है, कोई गिना नहीं जाएगा। मेन है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। ठीक है, ये मेन है। ये 30 दिन ना हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलो अभी ये फेस्टिंग बताएंगे कैसे काम करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, क्या कि हमारा 79 चैप्टर सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस होगा कुछ स्पेसिफिक हिस्सा। सिलेबस का मतलब है किनका रिपीटेशन करेंगे, उसकी बात हो रही है। क्योंकि कहा जाता है कि आखिरी के महीने में भी आपको अपने सिलेबस का रिपीटेशन ज्यादा बार करना है। तो हमारा सिलेबस क्या है? वो जो इंपॉर्टेंट है और वो जो हम भूल रहे हैं, इंपॉर्टेंट में से पहले वो, फिर उसके बाद आता है वीक एंड ऑल। ठीक है, चलो अच्छा, अब 3 चीजें हो गई। ठीक, अब चौथी चीज, यहां तक तो था डूज डोंट। चौथी चीज जो आपके नंबर इंप्रूवमेंट में थोड़ी सी बाधा बन रही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका वो 3 घंटा हो सकता है आपकी नॉलेज तो बढ़ी हो, बट आपकी मिस्टेक्स भी बढ़ी हो। ठीक, ऐसी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जो आपकी नॉलेज को सप्रेस कर दे रही है। ठीक है, मतलब आप नॉलेज बढ़ाते जा रहे हो, यहीं पे लगभग 20 से 25 नंबर या 10 से 15 नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक और फलाना ढिमकाना मिस्टेक ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 घंटा परफेक्ट नहीं जा रहा है। ऐसा भी हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो रहा होगा। तीसरी चीज, ठीक, ये चौथी चीज थी। अच्छा, ये 3 घंटा बेस्ट क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम उस 3 घंटे का रेप्लिका नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हुसैन बोल्ट को बोला गया कि जब, बहुत फेमस कहानी है, तुमने सुना होगा कि जब वो रेस जीता, ठीक है, उसको बोला गया फास्टेस्ट कैसे दौड़ लिए, इतना फास्ट कैसे, ठीक है, एकदम स्मूथ कैसे? बोला कि आज जो हो रहा है वो मेरे लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले बस ऑडियंस नहीं थी मेरे पास, अदरवाइज सेम टाइमिंग, ठीक, सेम सिचुएशन, सेम प्लेस, सेम माइंडसेट, ऑलमोस्ट 90% सेम चीजें मैंने रिपीट की है ना जाने कितनी बार, तो मेरे लिए नया नहीं है। ठीक है, हमें वो चीज जो 3 घंटे में आपको बेस्ट नहीं देने दे रही है, उसको कई बार रिपीट करना होगा, सेम टाइम में, सेम माइंडसेट के साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत है इस 3 घंटे को बेस्ट ना देने में आपका माइंडसेट। ये सबसे बड़ी चीज है। और 5वां पॉइंट इसी से रिलेटेड है, डूज एंड डोंट में, प्लीज नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो। ये सारी कहानी जो है, ये एक मेंटर के एक्सपीरियंस की बातें हैं, बट ये अंतिम सत्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने बोला कि यहां +1 इंक्रीज होना चाहिए, ठीक, और आपका नीट से पहले कभी 600 का शकल नहीं देखे, तो तुम्हारा नीट में 600 नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे 1000 एग्जाम्पल बने हैं, ठीक, जिन्होंने, हम लोग छोटी सी चीज है, जिन्होंने नीट को भी गलत प्रूफ किया कि भाई तू क्या चीज है।
मेरे माइंडसेट के आगे, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के आगे, मेरे बिलीफ सिस्टम के आगे कोई भी एग्जाम एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे उसका कुछ भी पैटर्न हो, मैं पैटर्न को फोड़ फाड़ दूंगा। लोग कहते हैं डेली एफएसटी दो, मैं 5 एफएसटी देके फाड़ दूंगा। ऐसे लोग रहे हैं। लोग कहते हैं सिलेबस 3 महीने पहले करो, मैं 1 महीने पहले करके रैंक निकाल दूंगा। ऐसे भी लोग रहे हैं। लोग कहते हैं 600 प्लस आना चाहिए, नहीं तो नीट में कैसे नंबर आएगा। मेरा कभी भी 550 और 600 के बीच से ऊपर नहीं गया और मैंने नीट में 650 प्लस लेके आया। ऐसे भी पढ़े हैं। ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल अब है, इससे पहले उन्होंने एग्जाम्पल बनने की तैयारी नहीं की, उन्होंने एक्सेप्शन बनने की तैयारी करी। क्या कि मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मुझे अपनी प्रोसेस पे भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूं उसका समहाउ अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, समहाउ कुछ कुछ जगहों पे वो रिजल्ट रुक जा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मेरी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक, बट मैं करके दिखाऊंगा। सिमिलर विथ, इसको एकदम सिमिलर रिलेट करते हैं, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, ठीक, एकदम रिलेट करते हैं। वेट का नीचे जाना इज नॉट कंसिडरिंग एज कि तुम फैट लॉस कर रहे हो। वेट का नीचे जाना कंसीडर नहीं करता कि तुम्हारा फैट लॉस हो रहा है, तुम्हारा मसल भी लॉस हो सकता है, ठीक है, या जो पानी बॉडी होल्ड करके बैठी है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारा वेट नहीं डाउन हो रहा है बट तुम्हारी जिम की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तुम 1-2-4 रैप ज्यादा मार लेते हो या 2-4 कह सकते हैं किलो ज्यादा उठा ले रहे हो इन कंपेयर टू स्टार्टिंग, तो मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। स्ट्रेंथ बढ़ना हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि तुम्हारा फैट लॉस हो रहा है, मसल बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इतना तो बायो आता होगा, एक आएगा तो एक जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये उसी तरीके से है। अब जो लोग अपना वेट मेजर करते रहते हैं, मेरा तो बढ़ ही नहीं रहा है, मेरा तो 1 किलो घट गया, ठीक है, 2 किलो घट गया, जैसे सिंपल सी चीज है, अगर कोई वेट लॉस की जर्नी पे जाए और वो क्रिएटिन लेना चालू कर दे, ठीक है, तो कुछ दिन उसकी बॉडी वेट बढ़ाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी पानी को होल्ड करेगी मसल्स में, ठीक, फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर वो ज्यादा रैप मारेगा, ज्यादा किलो उठाएगा, उसके मसल ज्यादा फटेंगे, प्रोटीन उसको बिल्डअप करेगा, एंड स्लोली स्लोली धीरे धीरे फिर वेट डाउन होना चालू होगा, बट वो फैट होगा ना कि मसल्स होगी। बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है। सिमिलर होता है हमारी प्रिपरेशन के साथ। हमें पता है कि हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, हमें पता है कि हम अपने वीक टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब वो चीज नंबर्स में नहीं कन्वर्ट हो रही है। ये चीज आपको फील होना चाहिए। अगर आपको ये फील हो रहा है तो दुनिया का कौन सा मेंटर कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, क्या बोला, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कर ले जाओगे। और ऐसे ना जाने कितने हुए हैं यार, ठीक है, मेंटरशिप में ना जाने कितने जो हम लोग को गलत प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो मुद्दा किस चीज का है, मुद्दा है कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर हम हर रोज छाती पीट रहे हैं, मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये कमजोरी है, मेरा ये मेरा वो, जनरली वो माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाओगे, ठीक। आज भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि नीट और जेई ये सब एग्जाम्स मोस्टली 50% बेस्ड है आपकी नॉलेज पे और 50% बेस्ड है कि आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, आपकी मेमोराइजेशन स्किल कैसी है, आपकी रिकॉलिंग स्किल कैसी है, और ओवरऑल आप कितना एक्यूरेट हो। आज की मीटिंग मोस्टली इसीलिए थी कि आपसे थोड़ा 1 to 1 खुल के बात करूं कि जो फुल सिलेबस का गेम है ना दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बारी है। जनरली इस 30 दिन वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस 30 दिन, जेन्युइनली बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं, ठीक। इस 30 दिन नो वन कैन हेल्प यू तुम्हारे सिवाय, क्यों, क्योंकि तुम्हें बता के जा रहा हूं क्या क्या है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, बट सारा गेम तुम पे डिपेंड करता है कि ये 30 महीने ना कोई भी मेंटर आपको आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद नहीं कर रहे है ना। पेपर आप दे रहे हो, 3 घंटे में कौन बैठ रहा है, आप, ठीक है, 3 घंटे में अपने आप को संभाल कौन रहा है, आप, 3 घंटे में माइंडसेट कौन स्ट्रांग रखा है, आप, 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करके उसके टॉपिक को अच्छे से कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा, आप, उस टॉपिक पे क्या करना है वो हम लोग बता देंगे, लेकिन करेगा कौन, आप। नंबर इंप्रूव किससे होगा, आपसे, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब आपकी मेहनत होगी। तो इस 30 दिन मेंटर का रोल सिर्फ 1% कि तुम्हें जहां दिक्कत हो वहां थोड़ा हाथ पकड़ के ऐसे कर दे, ठीक है। अदरवाइज जितना ज्ञान तुम्हें अब तक मिला है, जितनी बातें बताई जा रही है, वो अंतिम सत्य है और तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें वो जंग लड़नी है, ठीक। तो सहारा लेना छोड़ देना, ठीक, इंडिपेंडेंट हो अभी सभी, करना कुछ नहीं अपने से, करना हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन कोई संभालने नहीं आएगा, नो वन गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है।
इल्मा आखिरी में ले लेंगे डाउट, अभी पूरी बात कह लेने दीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुद्दा यह है कि अब आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। ठीक, 30 दिन आपका है, सिलेक्शन लोगे तो आप लोगे, सिलेक्शन नहीं लोगे तो आप नहीं लोगे। ठीक, उसमें सरासर गलती आपकी होगी, आपकी मेहनत की होगी, आपके माइंडसेट की होगी, आपकी मेमोराइजेशन स्किल की होगी, या तो आप फोकस काम नहीं कर रहे हो। अब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि एफएसटी कितना देना चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों के 500 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, जेन्युइनली बता रहा हूं, जिन लोगों के 500 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, ये आखिरी के 30 दिन ना, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बहुत बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मेरे कहने पे मत जाना। ठीक है, क्योंकि अब यहीं पे मेरा थॉट अलग है और लाइबा मैम का थॉट अलग है। ठीक है, या किसी अदर मेंटर का थॉट अलग हो सकता है। मेरा थॉट ये है कि अगर मैं 500 प्लस पे हूं तो 30 डेज में मैं जेन्युइनली 30 दिन मॉक टेस्ट दूंगा, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। टाइम कहां से आएगा मुझे नहीं पता, मैं लेके आऊंगा टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं कितना भी गंदा इंसान रहूं, कितना भी दिमाग से फुद्दू रहूं, कुछ भी रहूं ना, मेरा 500 आ रहा, 30 मॉक टेस्ट में मैं धज्जी उड़ा दूंगा मॉक टेस्ट की। ठीक है, अगर मैं तमीज से मॉक टेस्ट लिख रहा हूं और तमीज से उस मॉक टेस्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक, तो मेरे लिए 30 मॉक टेस्ट अभी भी काफी है सीखने के लिए, अभी भी काफी है 150 नंबर का जंप मारने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बट हाँ, सबकी पोटेंशियल अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। तुम अब इसको डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। तुम कहो सर 30 दिन में मैं 2 मॉक टेस्ट पर डे दूंगा। ठीक है, कैसे दूंगा? एक तो नॉर्मल सा एफएसटी दूंगा, ठीक है, उसके अलावा कभी पीवाईक्यू का फिजिक्स पकड़ूंगा, ठीक है, किसी अगले दिन पीवाईक्यू का केमिस्ट्री पकड़ूंगा, बायो तो ठीक है पकड़ लो, इसके साथ बायो ही डाल दो, हलवा तो है, 10 मिनट में हो जाएगा पीवाईक्यू बायो। ठीक है, इसके साथ भी बायो डाल दो। ठीक है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फिर पीवाईक्यू फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायो। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा सर। ठीक, अच्छा कैसे, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा टेस्ट, जरूरी नहीं है कि 3 घंटा लगे, हो सकता है आपका 2.5 घंटे में हो जाए। बस लड़ना नीट में है, यहां पे बस डन, चलो एनालिसिस में घुस जाते हैं। जब आप रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट देते हो या फिर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देते हो, तो जरूरी नहीं है आप 3 घंटा बैठे रहो। आपका 2 घंटे में हो गया, यू आर डन, 2.5 घंटा हो गया, टाइम वेस्ट मत कर, निकल एनालिसिस पे चल। ठीक है, 3 घंटा फिर भी मोटी मोटा टेस्ट, इधर का पकड़ लेते हैं 1.5 घंटा। ठीक है, बायो को 30 मिनट, पीवाईक्यू 30 मिनट में ना करो तो थप्पड़ मारो गाल पे। ठीक है, और 1 घंटा जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लो। ठीक है, तो सर 4-4.5 घंटा हमारा ये हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक, और मोटी मोटा मान लेते हैं कि 2.5 घंटा इसकी एनालिसिस। ठीक है, टॉपिक टॉपिक फाइंड आउट करना, तमीज से फाइंड आउट करना, इन डिटेल घुसना, मिस्टेक को ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया। 7 घंटा। ठीक, अब 7 घंटे के बाद सर 5 घंटे का तो आप भी सर दर्द हो। ठीक है, 12 घंटा हो गया। ठीक, 5 घंटा कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग कस्टमाइज करा चुके हैं, फेयर इनफ। ठीक है, बट वो 5 घंटे का रिवीजन रामबाण है। ठीक है, जो लोग कस्टमाइज किए हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, कस्टमाइज किया हूं, मैं सोच के किया हूं, अपने से जो किए हैं वो बहुत महान है। जो हमारे से करवाया फेयर इनफ, अच्छी बात है, हम लोग सोच के डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी लोग जो एज इट इज फॉलो कर रहे हो, जाहिर सी बात है तुम्हें इंप्रूवमेंट लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तब तुम फॉलो करो। लेकिन 2 लोग जो अपना दिमाग लगा के ऊपर नीचे कर दिए, या जो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, धन्य हो, आपके ऊपर हम 100 नारियल फोड़ेंगे। ठीक है, आपकी बात ही नहीं हो रही फिर। ठीक है, तो 12 घंटा ये। ठीक है, अब 12 घंटे के बाद सर क्या करेंगे? 12 घंटे के बाद हम 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, जितना काम हो पाएगा हम इस टेस्ट पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट पे एनालिसिस करेंगे एंड मतलब वर्क ऑन वीकनेस करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, कभी हम एक दिन में 2 एफएसटी दे रहे होंगे, कभी एक दिन में 1 एफएसटी दे रहे होंगे, डजंट मैटर, उसका इशू नहीं है। पीवाईक्यू में तो ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू वाला टाइम तो सीधे सीधे बच जाएगा, डायरेक्ट सोल्यूशन देख के काम चला लो। ठीक है, मेन है तो बाकी एफएसटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कैसे मैनेज करोगे, मैं बता रहा हूं कि कितना करोगे। 500 प्लस पे हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर तुम इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट कम करोगे, तुम्हें एनालिसिस में उतना टाइम नहीं लगेगा और वर्क ऑन वीकनेस में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक तरीका ये है। या तो दूसरा तरीका ये है कि तुम 1 डे गैप पे चलो, जो कि मिनिमम है, वो तो सबको ही करना पड़ेगा, 400 पे भी हो, 300 पे भी हो, 200 पे भी हो, तब भी। अब अगर 300 के नीचे हो तब 1 डे गैप भी बंद करना होगा। ठीक, लेकिन अगर 400 प्लस पे हो तो 1 डे गैप इज लाइक मिनिमम, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। 1 डे गैप पे 1 एफएसटी तो भाई बेयर मिनिमम में देना पड़ेगा। ठीक, अब मुद्दा आ रहा है कि सर एफएसटी सब दे रहे हैं, लेकिन करना क्या है? करना क्या है? मैंने बोला है इन सब का कहानी यही है, आपके पास टॉपिक लिस्ट होनी चाहिए।
आपके पास टॉपिक लिस्ट होनी चाहिए फॉर पीसीबी। हाँ, बायो में भी आप ध्यान से सुनिए, पीसीबी, ठीक, टॉपिक लिस्ट होनी चाहिए। काइनामेटिक्स, ठीक है, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक। एनएलएम, टॉपिक 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 टॉपिक, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क। ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जब भी एफएसटी देंगे, हम हर एक चैप्टर में से देखेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक से कितनी गलतियां हुई, हमारा ये स्ट्रांग हुआ तो टिक, नहीं हुआ तो क्रॉस। हमें टॉपिक बाय टॉपिक काम करना है, हमें अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिपीटेशन कई बार करना है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जो देखो, जो तुम्हारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं, अगर वो ज्यादा हैं और तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक ढंग से नहीं हुए हैं, तो तुम नॉर्मल टॉपिक को बस थ्योरेटिकली देखो, प्रैक्टिस तो जाना भी मत। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उसमें बहुत सारे बचे हुए हैं, भाई उनको तैयार करो, उनको रिपीट करो, उनको प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीजें तो वहीं से आने वाली हैं। ठीक, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, भाई मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में, जहां से 80% ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक, मुद्दा क्यों हो रहा है कि सर टॉपिक क्यों बता रहे हो, सर क्यों इतना फोकस करना, क्यों? क्योंकि आप 79 चैप्टर्स का सिलेबस नहीं रिपीट कर सकते हो। आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से 80% क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे वो रिपीट करना है बार बार, और मॉक टेस्ट में इनकी मिस्टेक्स को मुझे सॉल्व करना है। इसके बाद जो टाइम बचेगा, फिर मैं बाकी मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आएगा उस पर काम करूंगा। तो कुल मिला के सिर्फ मॉक टेस्ट जितना बोल रहा है, मॉक टेस्ट भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारे 10 टॉपिक फिजिक्स में वीक है, ठीक, 10 टॉपिक केमिस्ट्री में वीक है, 10 टॉपिक बायो में वीक है, मान लो ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक, अब देखो कि इन 30 टॉपिक में से इंपॉर्टेंट कितने हैं जो तुम्हारे वीक है। तो देखा तुमने कि 20 तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है जो वीक है, तो पहले 20 इनको सही करो, पहले 20 इनको सही करो। फिर उसके बाद क्या कि देखो कि अब ये जो 10 बचे इंपॉर्टेंट, जो वीक टॉपिक हैं, जो 10 हैं, क्या वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको मैं टाइम दूं? इससे अच्छा है कि मैं बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉक टेस्ट में नहीं आए उनको तैयार कर लूं। आपको चूज करना पड़ेगा देखो कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, ऐसा नहीं कि नहीं करना है तो छोड़ देना है, थ्योरेटिकली ऊपर से देख लो। ज्यादा ध्यान, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा दिमाग, ज्यादा रिपीटेशन उन हिस्सों का लगाओ जहां से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ये है 30 दिन की कहानी, ठीक है? तब शायद मॉक टेस्ट में काम बनेगा, तब शायद नीट में भी काम बनेगा। ठीक, क्योंकि जनरली यहां पे तुम कितने भी नंबर पे हो, ठीक है, मान लो अब जैसे जो 600 प्लस पे जा रहा है उसको परफेक्शन के लिए काम करना है, नो डाउट। देखो दिशा हो गई, वैष्णवी हो गई, और भी जितने लोग हैं, जितने लोग 620, 630, 660, वी नीड ईच एंड एवरी टॉपिक क्रिस्टल क्लियर। ठीक, वी नीड परफेक्शन। बट जिनके 600 के नीचे आ रहे हैं, हमें पहले क्या चाहिए? हमें पहले चाहिए कि हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि सर 600 नंबर से ज्यादा का टॉपिक हमने फाइंड आउट करके रखा है, और इन टॉपिक्स को 30 दिन में रिपीट करेंगे, तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब इसके बाद टाइम बचेगा ना सर, तब कुछ और सोचेंगे और टॉपिक्स पे ध्यान लगाएंगे और मिस्टेक्स को देखेंगे। लेकिन ये 30 दिन डेली फुल सिलेबस के साथ उन टॉपिक्स पे प्रहार करने का वक्त है जिन टॉपिक से हमें 600 प्लस तक का जंप मिलेगा, जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक रिपीट होते हैं। ये मुद्दा है। ठीक, अब इसमें भी हम आपकी क्या क्या हेल्प करेंगे। एक तो मैंने बड़ा अच्छा वीडियो देखा था, तुम लोग देख सकते हो, आकाश हिंदी करके एक चैनल है, आकाश हिंदी करके चैनल है, उस पे एक फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक लिस्ट उन्होंने अपडेट किया था। मतलब उन्होंने पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर, एक चैप्टर का सारा टॉपिक का फोटो लिया और एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया, देखो इससे इतने क्वेश्चन आए, इससे इतने क्वेश्चन आए। ठीक है, वो ज्यादा आपको मतलब रिलेट करेगा, अच्छा इस टॉपिक इतने चैप्टर, ठीक है, इतने टॉपिक। तो यहां से आप फिजिक्स का टॉपिक ले सकते हो, अदरवाइज हमने दिया ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, और पीवाईक्यू वाला भी दे दिया, तुम्हें एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने दिया है मोस्ट प्रेडिक्टेबल है, उसके बाद जो मैंने नीट प्रेप का तुम्हें पीवाईक्यू वाला बेस दिया है वो भी काफी है। उसके अलावा कहां तुम सर पटक मारोगे, उतना कर लो, तमीज से कर लो, रिपीट कर लो, परफेक्शन ला लो। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हुई, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर का डिवाइडेशन दे दूंगा। ठीक है, मीटिंग के बाद ही दे दूंगा। क्या क्या दे दूंगा कि मोस्टली, आई एम यूजिंग वर्ड मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन किन किन चैप्टर से फिजिक्स में बनते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन किन किन चैप्टर से मोस्टली एनटीए पूछता है, और न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में पूछता ही है, उसको तो कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में मोस्टली थ्योरेटिकल कहां से पूछता है, ग्राफ कहां से पूछता है, ये मैं बता दूंगा। तो आप स्पेसिफिक हो सकते हो कि इन चैप्टर्स की थ्योरी भी मुझे ध्यान रखनी है और इन चैप्टर्स का ग्राफ भी ध्यान रखना है। सिमिलर केमिस्ट्री में मैं बता दूंगा कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली एनटीए कहां से पूछ रहा है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ये 19 से 14 तक के
एनालिसिस में बता रहा हूं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली कहां से पूछ रहा हूं? न्यूमेरिकल, अच्छे क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल किन चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है? 2-4% का ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली एक्यूरेट होगा, 80 to 90% एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार जिन चैप्टर से ग्राफ आ रहा है उन पे ग्राफ एक्चुअली ध्यान रखें, जिनसे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, ढंग के आते हैं, उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तमीज से रखें। थ्योरेटिकल वाले का थ्योरी भी ध्यान रखें, मतलब एनसीईआरटी की थ्योरी इतना याद रखो, जब भी एनसीईआरटी और नीट वाले चाचा थ्योरी देंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी से देंगे, तुम्हारे नोट से नहीं आएंगे निकाल के देने, वो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाएंगे। मैंने कहा ना, जितना एफएसटी दे सकते हो जेन्युइनली काम करते हुए अपनी कमियों पे एफएसटी दो, धीरे धीरे नंबर जेन्युइनली बढ़ेगा। इतना ध्यान रखो कि जितने भी तुम एफएसटी दे रहे हो या दे चुके हो, उनसे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाने वाला। क्या किसी को यह बिलीव है कि एफएसटी के बाहर कोई टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, या पीवाईक्यू के बाहर कोई टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा? एफएसटी भी गया तेल लेने, मैं कह रहा हूं तुम्हारे नोट्स के बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे नोट्स के बाहर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे एफएसटी के एक एक क्वेश्चन, समझो ना, तुम ऐसे समझो कि जो तुम्हें एफएसटी में क्वेश्चन मिले वो पापा है। ठीक है, जीन की तरह समझो, पापा का जीन है वो। ठीक, अब उसी जीन से मॉडिफाई होकर बच्चा बनेगा। ठीक, अगर तुमने हर एक पापा को ध्यान रखा तो उनसे निकलने वाले बच्चे को तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, अच्छा ये उस पापा का बच्चा है, मतलब ये उस क्वेश्चन का रिप्लिका है जो मैंने उस दिन उस फुल सिलेबस टेस्ट के ये वाला क्वेश्चन नंबर में इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट किया था। ठीक है, और जेन्युइनली नीट ये सबसे बहुत नीचे आता है। नीट में सिर्फ 2 चीजों से आप मात खा रहे हो। ठीक है, नीट में आप सिर्फ 2 चीजों से मात खा रहे हो, स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे? मेमोराइजेशन ही नहीं भाई, आज ही वीडियो में डाला था कि एनटीए या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जस्ट चेकिंग योर मेमोरी स्किल। ठीक, और सब कुछ समेटने के चक्कर में मत पड़ो। आखिरी बात, सब कुछ समेटने के चक्कर मत पड़ो, तुम नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट को बताने दो कि तुम्हें कितना समेटना है, और उसमें से भी तुम वो देखो कि एनटीए कितना ज्यादा पूछता है किस चीज को। कोई भी हो यार, कोई भी हो, वो अपने इंपॉर्टेंट चीजों को ही और अपने वीक चीजों को ही बार बार करके जाता है। कोई भी पूरा सिलेबस नहीं करके जाता है, वो पूरे सिलेबस के लिए सिर्फ एक चीज कर रहा होता है, वो है एफएसटी, फुल सिलेबस टेस्ट, और किसी 1 से 2 कोचिंग का ही फुल सिलेबस टेस्ट देना है और पूरा सीरीज कंप्लीट करना है, और उनकी मिस्टेक्स, उनके क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अपने नोट्स एनसीईआरटी की थ्योरी ध्यान रखनी है, पीवाईक्यू ध्यान रखना, बस भाई जा यही लेके कॉलेज, बस इससे ज्यादा कुछ मत ले। प्रैक्टिकल सिलेबस एंड ऑल तो यार देखो यूट्यूब पे कोई ना कोई कराए देगा, छोटी मोटी चीजें, उससे इतना लोड मत लो। ठीक, बाकी चीजों में देखो, और जैसे जैसे एफएसटी हो रहे हैं हमें एनालाइज करना होगा कि नंबर कहां रुक रहा है, लेकिन ये सब काम ना आप लोग का, जेन्युइनली बता रहा हूं, हम लोग तो बस देख रहे हैं, आप जो पूछोगे वो बताएंगे, आप जितनी प्रॉब्लम्स लेके आओगे वो सोल्यूशन बताएंगे। मुद्दा स्कोर कहां से रुक रहा है, इट्स योर ड्यूटी, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा दिमाग है, ये तुम्हें पता करना पड़ेगा स्कोर कहां से रुका। मैंने दिखाया कि ऐसा होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ऐसा होना चाहिए, बट अगर ये चार्ट नहीं मिल रहा तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं ना, एक सीरीज में हमें देखना है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अब दिक्कत ये है कि तुम अपनी नॉलेज पे बेस पे जज करो, सिर्फ एलएन के पेपर पे नहीं। मैंने कहा ना कि समटाइम्स नंबर बढ़ते नहीं दिखते हैं, बट हमें पता है कि हम अपनी वीक टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तुम बस अपना देखो कि तुम्हारी वीकनेस कवर हो रही है नहीं, तुम्हारी नॉलेज बढ़ रही है नहीं, तुम अपने सिलेबस को याद कितना कियो, मेमोराइजेशन चेक करो, रिकॉलिंग चेक करो, टॉपिक वाइज, खत्म बात। तुम्हें जो चैप्टर लग रहा है, जैसे एलएन में मान लो 550 है, ऐसा नहीं, ठीक है, जो चैप्टर तुम्हारा लग रहा है कि यार इस चैप्टर से फिर से गलती हो गई, तुम उस चैप्टर के सारे टॉपिक निकालो, देखो नोट्स की 90% चीजें तुम्हें रिकॉल हो रही है, तुम सही ट्रैक पे हो। अब इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? वो चाहिए उनको टॉपर, तो टॉपर जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, पेपर की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे रहेगी। ऐसा नहीं आप ही हो जिसमें एलएन के नए वाले पेपर में 550 आ रहा है, पुराने वाले फिजिक्स में 150 आ रहा है, सेम कोचिंग का सेम पेपर। हमें अपनी नॉलेज को बस देखना है, ठीक है, हमें अपने लेवल तक रहना है। अब एलएन चाह रहा है कि तुम काइनेमेटिक्स का एकदम डीप लेवल सवाल सॉल्व करो, नहीं हो रहा भाई। हमसे पीवाईक्यू लेवल चीजें पता है, हमको नोट्स लेवल चीजें पता है, बस हमको उतना ही पता रखना है। ठीक, उसका रिपीटेशन हमें करना है। सबसे बड़ी चीज है रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। कितनी बार सिलेबस का, कितनी बार टॉपिक्स का, कितनी बार अपने वीक एरियाज का, कितनी बार अपने इंपॉर्टेंट चीजों का, कितनी बार रिपीटेशन। सारा गेम यही से होगा। जिसको याद है उसका सब चीज सही है, समझ गए? बाकी जेन्युइनली कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, 6 सालों में कोई स्ट्रैटेजी मेरे को तो नहीं मिली। ठीक है, नंबर बढ़ाने का जादू बता दो,
और YouTube पे ऐसा कोई नहीं जिसको मैं ना देखता हूँ, जिसको मैं ना जानता हूँ, मैं सबको चाट के बैठा हूँ। सबको पता है कौन कितने पानी में क्या है, सब व्यूज के लिए बन रहा है वीडियो, कोई मतलब नहीं देखने का। मुद्दा यह है कि सारा गेम तुम्हारा है, सारा गेम तुम्हारा है, तुम काम करोगे नंबर बढ़ेगा, ठीक, और जो कियो उसी को रिपीट करोगे तो नंबर बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं कि सर कौन सा जादुई मटेरियल दे रहे हो, मैं कुछ नहीं है, जो किया है उसको रिपीट कर। एक बार रिपीटेशन में नंबर नहीं है, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं है 3 बार में आएगा, 3 बार में नहीं है 4 बार में आएगा, 4 बार में नहीं है 5 बार में आएगा, जब तक याद ना हो रिपीट 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 रिपीट। सेम चीज नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एफएसटी, नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एफएसटी, कुछ नहीं है इसके बाहर, कुछ नहीं है। जब ये रिफ्लेक्स मेमोरी में बदल जाएगा, आज की वीडियो में सुने ना, रिफ्लेक्स मेमोरी, यू नीड रिफ्लेक्स मेमोरी फॉर नीट। जब ये रिफ्लेक्स मेमोरी में बन जाएगा, नोट्स रिफ्लेक्स मेमोरी में है, तुरंत पता होता अच्छा ये तो नोट्स था, अच्छा ये तो नोट्स से था, अच्छा ये तो नोट्स से था, अच्छा ये तो एनसीईआरटी से था, ठीक, अच्छा ये तो मेरे पुराने वाले एफएसटी के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, अच्छा ये तो पीवाईक्यू से मिलता जुलता है, बस गेम वही जीत जाओगे। रिफ्लेक्स मेमोरी, रिपीटेशन, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन पावर कम हो रहा है, लग रहा है फ्लैक्स कैसे, देखो 2 चीजें, मेमोराइजेशन पावर कभी किसी की कम नहीं होती है, कभी किसी की कम नहीं होती है, बस सही टाइम पे सही रिपीटेशन देना है, सही टाइम पे सही रिपीटेशन। किसी को जो चीज आज पढ़ा है उसको अगले दिन फिर से पढ़ना पड़ता है, किसी को 2 दिन बाद पढ़ता है तो फिर उसको याद रहता है, किसी को 3 दिन बाद पढ़ने पे याद होता है। तो तुम कितने कितने दिन पे अपना कितना कितना रिपीटेशन दे रहे हो, इससे बनेगी तुम्हारी फ्लैक्स मेमोरी। और थोड़ा सा एक क्लाउडी भी होता है, जैसे जब कार्टिसोल और एक और हार्मोन होता है, जब वो दोनों मिक्स होते हैं ना इस टाइम पे, आखिरी टाइम पे, वो थोड़ा सा क्लाउडी इन्वायरमेंट बनाते हैं तुम्हारे दिमाग में, जिसको हम लोग हिंदी में मैं उसको बोलता हूँ मिराज, ठीक है। जैसे मिराज को लगता है ना कि पानी है रोड पे, मिराज, ठीक है, वैसे दिमाग में आता है मेरे को याद नहीं है, याद नहीं है। उसका 2 तरीका है, टॉपिक उठाओ रिकॉल करो, नहीं रिकॉल हो रहा तो फटाफट देख लो ऊपर ऊपर से, नहीं तो पीवाईक्यू सॉल्व करके अपनी मिस्टेक को देख के क्लियर कर लो। बट मैं अभी भी बोल रहा हूं, सिलेक्शन तुम्हारा हो सकता है और होके रहेगा। ये पैटर्न जो है ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। तुम्हें बस हम तक तब आना है जब तुम्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, या बहुत सोचने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना हो पाए, तब हम लोग अब बताएंगे कि अच्छा क्या रीजन हो सकता है। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, देखो मुझे कोई शौक नहीं तुमको अपने, ऐसा नहीं कि तुम लोग का ग्रुप डीएक्टिवेट करके मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, या मुझे तुम सब लोग से कॉल नहीं करना, सब करना है। मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं कि ये बताओ टॉपिक आइडेंटिफाई कौन करेगा, कौन करेगा? तुम। अगर तुम टॉपिक नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर तुम्हें ये तक नहीं पता हो पा रहा कि किस चैप्टर की किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो क्या तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें जेन्युइनली सिलेबस के बारे में पता है? पहली चीज। दूसरी चीज, जब तुम्हें टॉपिक पता चल गया, तुम्हें उसमें क्या ब्रह्म ज्ञान चाहिए बताओ, क्या ब्रह्म ज्ञान चाहिए? इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे पास है, तुम्हारे वीक टॉपिक तुम्हारे पास है, सोर्स क्या फॉलो कर रहे हैं बता दिया गया, टॉपिक पहले कौन से करने हैं बता दिया गया, ठीक। अब तुम कहोगे सर किसको कब करें, कैसे करें, कितना करें, जेन्युइनली ये भी हमें बताने की जरूरत है, जेन्युइनली सोचिए। रीजन, क्योंकि अब मैं आपसे वो सिलेक्शन वाली क्वालिटी उम्मीद कर सकता हूं। नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, हाँ बिल्कुल, नोट्स पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है, बस थ्योरी को हमेशा कम टाइम देना है। थ्योरी कभी भी आप मतलब ऐसे लेके घूमते रहोगे तो जल्दी याद नहीं होगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के थ्रू, अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही थ्योरी पे जाना होगा, ये ध्यान रखिए, तब वो जल्दी याद होगी। दूसरी बात, जो थ्योरीज याद नहीं हो रही हैं उनको आप सीधे रट नहीं सकते, आपको उनके लिए कुछ अलग दिमाग लगाना होगा, उनको अलग से किसी फ्लो चार्ट में लिखना होगा, किसी अलग तरीके से पीडीएफ में निकाल के, जैसे बायो का बताया था ना कि अलग से निकाल के रिपीटेशन करो, वो सब करना पड़ेगा, ठीक। स्टिल हम लोग बात करते रहेंगे, हर 2-2, 3-3 एफएसटी पे बात करेंगे, ठीक। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखो कि जितनी चीजें कराई जा रही है इनफ है। हाँ, और बायो का सेम किया जो बताया, हाँ ठीक है। देखो 5 घंटे का सेशन, चाहे तुम्हारा कस्टमाइज चल रहा है चाहे तुम्हारा बिना कस्टमाइज चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। फेयर इनफ, 5 घंटे वो सेम रहेगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा फुल सिलेबस तुम्हें कितना देना है मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी पोटेंशियल है, ठीक। दूसरी चीज, तुम्हें टॉपिक बाय टॉपिक जाना है, ठीक। और एकदम पिन पॉइंटेड सिलेक्शन का रेशियो रखो सामने, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन का रेशियो बना है, किस टॉपिक पे एनटीए कितना इंपॉर्टेंस देता है, किस टॉपिक से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर किसी टॉपिक से बड़ा बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछता है तो अगर एलएन वाले चाचा उस पर हार्ड क्वेश्चन दे रहे हो तो तुम काहे को सर पटक रहे हो?
बस अपना बिलीव मत हिलने देना, अपना कॉन्फिडेंस मत गिरने देना, ठीक। अपने दिमाग में ये मत आने देना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे ये कुछ भी फॉलो हो चाहे ना हो। ये जितनी चीजें मैंने तुम्हें ज्ञान दिया ना सब बकवास है, अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता जेन्युइनली। जो डिटेल नोट्स हैं उसको कम पढ़ो, बस शॉर्ट नोट्स रिपीटेशन रखो और बाकी क्वेश्चन नोट्स के करने। देखो नोट्स के क्वेश्चन को कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं तो वो री अटेम्प्ट करें, और जो लोग जल्दी नहीं कर पाते उनको पढ़ के इनका अप्रोच सीखो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पढ़ा, सोचो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा अप्रोच लगेगा, फिर सोल्यूशन से मैच कर लो। अगर मैच हो गया तो फिर फंसोगे सिर्फ कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन तुम्हें पीवाईक्यू सिखा देगा और एफएसटी सिखा देगा, ठीक। तो ऐसे नोट्स के क्वेश्चन को फिर करना है। नोट्स के क्वेश्चन का ही रेप्लिका नीट में आएगा, एफएसटी के क्वेश्चन का ही रेप्लिका नीट में आएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का ही रेप्लिका नीट में आएगा और एफएसटी के क्वेश्चन का रेप्लिका नीट में आएगा। इससे बियॉन्ड तुम कुछ भी किए हो उसका रेप्लिका नहीं आएगा नीट में। क्यों? क्योंकि नीट इतने लोग को ही टारगेट करेगा। नोट्स एक टीचर बड़े एक्सपीरियंस से समझाता है, बनाता है, उसमें वो मॉड्यूल के फलाना ढिमकाना के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड कर देता है। एनसीईआरटी वो तो माई बाप है, गॉड है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि तुम फिजिक्स की भी एनसीईआरटी रट डालो तो तुम महान इंसान हो। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो, ठीक है। सिंपल रट डालो, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ डालो। इसके अलावा एफएसटी अच्छी कोचिंग, आकाश, एलन, ठीक, ये लोग बहुत सोच सोच समझ के क्वेश्चंस को दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को दे रहे हैं कि हाँ भाई क्वेश्चंस को क्यों और कैसे डिजाइन करना है, ठीक। उसके अलावा अब वो पेपर कितना बेहतर था, कितना रियलिटी चेक था, कितना टफ था, कितना, वो तुम्हें पीवाईक्यू बता देगा। अरे पीवाईक्यू, अरे एफएसटी में आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, इग्नोर कर भाई। तेरा पीवाईक्यू है ना तेरे सामने, मिरर। हमेशा इतने सालों में एनटीए जिस लेवल का, जिस टॉपिक पे जैसा क्वेश्चन पूछा है वही बताएगा। विधि थोड़ी देर बाद कॉल कर रहा हूं, ठीक है। समझ गए इतनी बात है सर? मतलब अभी केवल नोट्स, क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एफएसटी करें तो इनफ। हाँ, बार बार करो, बार बार करो। जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं इनके अलावा कुछ नहीं किया है, जेन्युइनली तुम्हें बता रहा हूं। अपनी लिमिटेड चीजों का रिपीटेशन बार 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 बार। नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एफएसटी, नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एफएसटी। जैसे अभी कुछ बच्चे का मैंने एफएसटी बंद करके बोला, उसको टाइम कम मिल रहा था चीजों को रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का, पीवाईक्यू वगैरह, थोड़ा टाइम चाहिए था। मैंने बोला ठीक है, फेयर इनफ, एफएसटी मार्च एंड तक बंद रखते हैं, एफएसटी के इनकरेक्ट अटेम्प्ट को रीअटेम्प्ट करो। बढ़िया तरीका है। अगर कुछ दिन एफएसटी बंद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें यूनिट टाइम थोड़ा सा, क्योंकि बहुत एफएसटी दे लिया और नंबर स्टक है, यूनिट की थोड़ा सा खींच दे रिवीजन को, थोड़ा दबा दे रिवीजन को, उसके बाद अचानक से बूस्ट आएगा, ठीक है, इनकरेक्ट अटेम्प्ट को रीअटेम्प्ट करो, संडे टू संडे एफएसटी दो, ठीक। लेकिन उसके बियॉन्ड जितना दे सकते हो उतना दो। एफएसटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई बच्चा 2-2 एफएसटी देके सिलेक्ट हुआ है पर डे, कोई 1-1 एफएसटी देके हुआ है, कोई 1 डे गैप पे देके हुआ है, कोई 10 एफएसटी देके हुआ है। जिसको जितने में संतुष्टि मिल जाए, जिसको जितने में लगे चल रहा है। लेकिन जिसका जितना हाथ फंस रहा है उसको उतना हाथ चलाने की जरूरत है अपने एफएसटी पे। क्यों? क्योंकि चैप्टर वाइज अगर तुम हाथ चलाओगे, चैप्टर वाइज तुम सिक्वेंशियल मेमोरी बना रहे हो, सिक्वेंशियल मेमोरी बना रहे हो, लेकिन पेपर में आएगा मिक्स मेमोरी, ठीक। और दूसरी बात, लैंग्वेज में फंस जाओगे। तो एफएसटी एक बहुत बेहतर सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। एफएसटी को ऐसे मत लो कि नंबर बढ़ाना है, अरे सॉरी नंबर आना चाहिए, नहीं नहीं, नंबर धीरे धीरे इंप्रूव करना है एफएसटी के थ्रू। देखो वीकली डिसाइड करो, जैसे पूरे अप्रैल में कितने वीक हैं, कितने वीक हैं? 4 वीक है। पर वीक अगर 5 चैप्टर फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बायो, मतलब 15, ठीक। 15 15 15 15 कितने हुए? 60 मतलब 600 प्लस। अब 60 चैप्टर से भी 600 प्लस नहीं आएगा तो 1 घंटा आएगा। बचा कितना चैप्टर? 19 ही चैप्टर बचा ना अब रिमेनिंग, ठीक। अगर हम ये 5-5 चैप्टर सेलेक्ट कर लें एक वीक में, ठीक, कि हम इनके अपने वीक टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा ही गड़बड़ है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत हद तक सही हो चुका है तो फिर कुछ वीक टॉपिक भी इन्वॉल्व करोगे। तो मैं कोशिश करना है कि अच्छा ये 15 चैप्टर इस पूरे वीक में तमीज से तैयार करूंगा, ठीक। और एफएसटी में जितने चैप्टर्स तैयार होते जाएंगे उन्हीं पे एनालिसिस ज्यादा ध्यान रखूंगा, ठीक, कि यार ये मैंने 5 चैप्टर इस वीक तैयार किया, ठीक है। अब लास्ट वाला जो वीक का पेपर होगा, जो 1 डे गैप पे दे रहा हूं, लास्ट वाले पेपर में देखो कि मैंने जो चैप्टर्स तैयार किए उन पे नंबर आ रहा है कि नहीं,
ठीक, बाकियों पे नहीं आ रहा, फेयर इनफ, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये 60 चैप्टर्स को इस पूरे मंथ में बढ़िया से तैयार कर लेना है। इनके सिर्फ टॉपिक पे, मतलब टॉपिक की बात हो रही है, उस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक में छोड़ने भी पड़ेंगे जो बेकार के हैं, ठीक है, उनको बस थ्योरेटिकली पढ़ के साइड कर लो। ठीक, इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करोगे, पहली प्रायोरिटी, ठीक, और अगर ये कम है तो फिर वीक टॉपिक पे चले जाओ जो तुमने अभी तक फाइंड आउट किया। तो ऐसे चैप्टर बाई चैप्टर भी टारगेट कर सकते हो। मुद्दा ये है 30 डेज है तुम्हारे पास सिर्फ। इस 30 डेज में यू कैन नॉट कवर होल सिलेबस, यू कैन नॉट कवर होल सिलेबस, ठीक। और 60 चैप्टर्स जो कवर करवा रहा हूं एक वीक में 15, वो भी तुम पूरा नहीं कर सकते, A to Z नहीं कर सकते। यू हैव टू फोकस कि मुझे कितने टॉपिक इस चैप्टर के तैयार करना है, और ऐसा तैयार करना है, ठीक, नोट्स की थ्योरी पढ़ के दिमाग में बैठा लेना है, एनसीईआरटी की थ्योरी सिमिलर पढ़ के दोनों थ्योरी को दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और अगर नीड है, फिजिक्स फिजिकल में नीड होगी, उन टॉपिक्स पे जितने प्रैक्टिस कराए गए थे नोट्स में या एफएसटी में है या टॉप पीवाईक्यू में, उतने ही क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायो में उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उतना मेमोराइजेशन की जरूरत है, रिपीटेशन की जरूरत है। समझ आया। और जिन लोगों के बहुत कम टॉपिक निकले हैं, जैसे 620, 640, 650 पे हो, बहुत कम टॉपिक्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, तो यू कैन फॉलो वो साइंटिफिक रूल, कौन सा होता है, 1 2 3 5 कुछ रूल होता है ना, एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करते रहो पढ़ने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। हाँ, 7 सीरीज हो जाएगा एक महीने में, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। सेशन जो चल रहा है उसको चलने दो, वो हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटे का सेशन का कोई रूल नहीं। हाँ, 147 जो भी रूल होता है, जो लोग 600 प्लस है, जिनके टॉपिक्स कम है, वैसे रिपीट करो अपने वीक टॉपिक्स का, वैसे रिपीटेशन करते रहो, और बाकी तुम्हारा सिलेबस फुल सिलेबस डेली देते रहो, उसमें कवर होता रहेगा, उसकी मिस्टेक्स में कवर होता रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। जिनके ज्यादा टॉपिक है उनको क्या करने की जरूरत है पता चल गया, जिनके कम टॉपिक है उनको पता चल गया क्या करने की जरूरत है, ठीक है। और सबसे ज्यादा दिमाग शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं कर सकते तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और सारा गेम मेमोराइजेशन पे। तुम जिनको जिनको लग रहा है नंबर नहीं आ रहा, कहां से आएगा, कौन सा ब्रह्म ज्ञान ले, सर मीटिंग में इतना कंफ्यूज कर दिए, सब पगलवा दिए, सब कर दिए, कुछ नहीं भाई, तेरे को बस याद नहीं है, ठीक है। अगर तेरे को रियलिटी चेक चाहिए, टॉपिक उठा, रिकॉल कर, तेरे को पता चल जाएगा, बस तेरे को याद नहीं है। और याद करने का सिंपल प्रोसेस है भाई, बार बार रिपीट कर। पूरा सिलेबस तू रिपीट नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपीट कर, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया, वीक टॉपिक रिपीट कर। जितना समय बचा है उतने में ही ध्यान रखेगा। पता चला 650 की लालच में पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में 300 नंबर भी ना आया। नंबर धीरे धीरे बढ़ता है। हर एक जैसे अभी 4 वीक है ना, तुम एक वीक में आराम से 50 नंबर का बूस्ट कर सकते हो मिनिमम। 15 चैप्टर दम रखते हैं 50 नंबर इंप्रूव करने का, ठीक है। तो 4 वीक में 200 नंबर इंप्रूव हो गया भाई। 300 पे भी है ना तो भी 500 पे चला जाएगा, ठीक है। 400 पे तो भी 600 पे पहुंच जाएगा। हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, मतलब एक वीक में अगर तुम 50 नंबर का सिलेबस स्ट्रॉन्ग नहीं करवा तो क्या घंटा नीट एस्पिरेंट हो तुम? हाँ, रिवीजन प्रॉब्लम, तो रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। वही तो बोल रहा हूं, जहां से मिस्टेक हो रही है, जो वीकनेस है, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो चुके हैं, अब बस गलती हो रही है रिवीजन की वजह से, बस रिपीट करो, जितनी बार रिपीट कर सकते हो। थोड़े एफएसटी कम करने पड़े, कर दो। मुद्दा है याद होना चाहिए। हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि इंसान में ना बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। दिक्कत ये है ना, हम उस पोटेंशियल को कोशिश नहीं करते निकालने की, ठीक है। बहुत पोटेंशियल है, तुम चाह जाओ तो सब हो जाएगा, बस उसमें एक बट लेकिन नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है, करते रहो करते रहो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, करते रहो। एक से एक लोग हैं यार, क्या नहीं उखाड़े हैं। अब तो यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया होगी, थोड़ी सी कहानियां बाहर आने लगी। अभी भी बहुत सारी कहानियां ऐसी दबी हुई हैं, जो ये 200 से सिलेक्शन लेते हैं, 100 से सिलेक्शन लेते हैं, जो आखिरी के 4 महीने में सिलेक्शन लेते हैं, जो सिर्फ नोट्स पीवाईक्यू के दम पे सिलेक्शन लेते हैं, ठीक। अर्का जो हमारे पास ग्रुप पेंटर है, वो तो खुलेआम बोलता है कि 500 नंबर पिछले साल 8-9 महीना प्रिपरेशन भूल गया, ठीक। उसके बाद सिर्फ उम्मीद का 1 शॉट का जितना था कंटेंट, उम्मीद के 1 शॉट के कंटेंट को बार बार रिपीट करके और एफएसटी दे के आज 616 के साथ कॉलेज में 116 नंबर बढ़ाया ना, फिर भी वो भी 8 महीने के गैप के बाद 4 महीने में, 4 महीना भी नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने। एक कहानी ये भी है, ये तो अपने सामने की कहानी है कि उम्मीद के 1 शॉट को कर करके और सिर्फ लिमिटेड चीजें को बार बार करके
FST दे के नंबर क्या था, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। बहुत कहानियां हैं, ऐसी ऐसी कहानियां। वही तो कहता हूँ, सारी मेंटरशिप, सारा मेंटर का ज्ञान फीका पड़ जाता है। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन आ जाते हैं। बिलीफ सिस्टम की बात है, कौन कितना रगड़ देता है खुद को। चलिए जाइए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मीटिंग को पूरा एंड करते हैं, ठीक है। जाइए अपने अपने सेशन पे।